स्वागत आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार जैसे कि जीविका का ये बैच में, और आप सभी इस वक्त लाइव जुड़ करके बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोल दूं क्योंकि मैं 10-15 मिनट लेट हो गया। थोड़ा सा ये जो निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत सारी जो नियम कानून चल रहे हैं और जिसको लेकर के डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, इसमें थोड़ी सी हम व्यस्त हो गए क्योंकि कुछ सर लोगों ने था तो मान के चलिए कि उन लोगों ने बुला लिया और उसके बाद से उस काम में थोड़ी से व्यस्त हो जाने के कारण मैं 10 से 12 मिनट लेट हो गया। तो सॉरी, सबसे पहले इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं। और जैसे कि आप सभी के बीच हर रोज मैं 12 बजे बिहार जीविका की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यानी बोले तो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हर रोज आऊंगा और आप सभी को एक दिन भी एब्सेंट नहीं करना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक दिन एब्सेंट करते हैं तो फिर आपको दूसरा दिन से बाउंस करेगा, क्योंकि कंप्यूटर की जो क्लासेस होती है वो रेगुलर करना पड़ता है। अगर आप एक दिन भी एब्सेंट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप प्लीज एक दिन भी आप एब्सेंट नहीं करेंगे और हर दिन लाइव में जुड़ेंगे। तो चलिए कल का जो आप पढ़ लिए होंगे, जैसे कि मैं कल वाला दिखा दे रहा हूं। जैसे कल मैंने क्या पढ़ाया था, कल मैंने ये पढ़ाया था, देख रहे हैं ना। कल मैंने पढ़ाया था बिहार जीविका भर्ती, बोले तो कंप्यूटर के मैंने प्रण ले लिया है कि भाई आपको 10 में 10 हमको दिला ही देना है। यानी कि कंप्यूटर आप किसी भी पद की तैयारी कर रहे हो 10 अंक कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। और जैसे कि जो आपके सिलेबस में दिया है उस सिलेबस को पकड़ते हुए और समझते हुए मैंने कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का पूरा नाम, कंप्यूटर की खोज, भारत में कंप्यूटर कब आया, कैसे आया, कौन लाया है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है। और कल का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो फिर मान के चलिए कि थोड़ा सा बाउंस करेगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ है कि मैं आप सभी के बीच जो है ना कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, जो लगेगा कि आज ही मेरा ये पहला क्लास है। एनीवे, टोटल सीट 2747 है। कंप्यूटर के प्रकार को पढ़ना है आज और कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ना है। तो 2747 सीट में आपको एक सीट हासिल करना है। वो कैसे होगा, तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। जैसे कि आप सभी को उसमें से एक सीट, यहां पर देख सकते हैं ना, टोटल सीट 2747 और मैंने यहां पर तीर मारा है और बोला कि इसमें से एक आपका हो जाएगा। कैसे होगा, यानी एक सीट आपका होना चाहिए। एक सीट आपका कैसे होगा भाई, रेगुलर यानी डेली कंटिन्यू, अगर आप हमारे क्लास में जुड़ेंगे तब। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज कंसेप्ट पढ़ेंगे, अगले दिन ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, क्योंकि मैं जो हूं कि आप सभी के बीच आज कंसेप्ट लेकर के आऊँ। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी लेकिन आपको घबराना नहीं है ना, पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है कि नहीं है। तो शुरू करें, चलिए। तो सभी लोग आ गए तो सबसे पहले मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग और सलाम है मेरे तरफ से, और आपकी गार्जियन बंधु को भी मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग और सलाम है। और आप सभी के लिए मेरा एक सबसे पहले कि ये सेशन की शुरुआत हो, ढेर सारा आशीर्वाद है कि आप शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। एनीवे, सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का आज ये दूसरा क्लास है और सभी वीडियो को जितना जल्द हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। चलिए आप देखते हैं, हम चाहते हैं कि जो 27 से 47 सीट है उसमें से एक सीट आपका हो जाए, एक सीट आपका होना जरूरी है ना। तो चलिए सबसे पहले कि मैं बता दूं आपको कि आज पढ़ना है हमको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बोले तो कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार। हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में समझा कल, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है कि कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं। तो भाई देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं एनालॉग कंप्यूटर और एक होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, है ना, बस इत्मीनान से पढ़ना है। और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। बस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ADH याद रखिएगा, ADH, ए से एनालॉग, डी से डिजिटल, एच से हाइब्रिड, ADH। सभी लोग लिखिए तो ADH। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी आपके जो गुरुजी हैं GK GS मैथ रीजनिंग के सबसे ज़बरदस्त व बेस्ट टीचर, जो कि इस वक्त पूरे भारत में अपना झंडा गाड़ दिए हैं, शायद उनकी पहचान उनकी पढ़ाने और उनके लॉजिक से सिखाने से होती है। उन्होंने एक मैसेज दिया हमको, बोला कि सर इस बात को थोड़ा बोल देंगे तो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मात्र 14,000 की ज़रूरत है। कितना, मात्र 14,000 की ज़रूरत है और हम लोग की अपनी फैमिली 100 के हो जाएगा, 500 की यानी 500,000 हो जाएगा। जरा सोचिए कि अपनी फैमिली जब 500,000 हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा, हम लोग को भी अपना पूरी आज़ादी मिलेगी। आज सोचिए कि हम लोग जब सब कुछ फ्री अभी तक करते आ रहे हैं और पढ़ाते आ रहे हैं, नोट्स फ्री दे रहे हैं, हर चीज़ फ्री दे रहे हैं, तो जरा सोचिए कि आने वाले समय जब अपनी फैमिली बड़ी होगी तो कितना मजा आएगा,
है ना। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, करजोरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके से एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की जब बात आएगी, यानी कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एक छोटा बच्चा पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो बोलो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो ADH, ए से बोले तो एनालॉग, डी से बोले तो क्या चीज, डिजिटल कंप्यूटर, और एस से बोले तो हाइब्रिड कंप्यूटर। ADH लिखो तो एक बार, ADH। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लाइक ADH, जैसे कि ए से एनालॉग, डी से डिजिटल और एच से क्या हो जाएगा, हाइब्रिड, ADH, है ना। ADH, यस, ADH याद रखिएगा बस। ADH से देखिए एक और बात है, कंप्यूटर के कितने मुख्य प्रकार होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो भाई ADH याद रहेगा, ADH सर ने लिखवाया था। चलो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर की बात कर दें तो सबसे पहले मान के चलिए कि जो एनालॉग की बात करेंगे तो एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सिग्नल रूप में होता है। सुनिएगा, एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट सिग्नल रूप में होता है, माने सिग्नल के रूप में होता है। सिग्नल यहाँ पर के कर लीजिएगा, के रूप में होता है। इनका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाए, यानी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये घड़ी देख रहे हैं ना, इसकी क्या है, सेकंड वाली सुइयां चल रही हैं, मिनट वाली चल रही हैं, फिर घंटे वाले चल रहे हैं। यहाँ पर आप स्पीडोमीटर देख रहे हैं, यानी कि जब गाड़ी चलती है तो स्पीड बताती है कि नहीं है। पेट्रोल फुल है तो भी बताती है मीटर। तो ये क्या है, एक तरीके से फिजिकल फेनोमेना है, और जिसके तहत ये चीजें काउंट एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। थर्मामीटर आप देख सकते हो, थर्मामीटर भी, ये सब क्या है, टोटल के टोटल एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है, तो और भी बहुत सारे, जैसे मान के चलिए कि हाइब्रिड का दे देगा, है कि नहीं है, डिजिटल का दे देगा, लेकिन उसमें से एक एनालॉग का भी रहेगा जिसे आपको पकड़ना जरूरी बनेगा। तो याद रखिएगा कि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण क्या क्या है। जो आप घड़ी देखते हो, सुनिएगा, सब घड़ी नहीं, जो सुई वाली घड़ी है ना, उसी को हम कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, आप कोई भी चीजें उठा लीजिए, फर्स्ट टाइम में जब आया तो किस हिसाब से था, डिजिटल तो घड़ी था नहीं, ऐसा नहीं है भुकिया घड़ी जो हम लोग मेला में से खरीदते हैं, ऐसा वो घड़ी तो नहीं है, वो तो हो गया डिजिटल, वो तो हो गया डिजिटल कंप्यूटर के तहत वो मॉडिफाई किया हुआ एक घड़ी है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर हम कह सकते हैं, है ना। भाई देखो, सबसे पहला बात क्या आप कहोगे, सर ये एनालॉग कंप्यूटर है क्या, हमने हाँ यार ये एनालॉग कंप्यूटर का ही एक भाग है ना, एनालॉग कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। आपको ये कैसे हो सकता है, कंप्यूटर का मतलब वो होता है वो, अरे यार कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, यानी कि गणना करने वाला। ये चीज गणना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपको टाइम बताती है, ये भी एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपकी स्पीड बताती है, ये भी एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपके शरीर के टेम्परेचर, यानी आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच के बैलेंस अगर बिगड़ा तो यही थर्मामीटर आपको बताएगा। ये थर्मामीटर क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बताता है। जरा सोचिए, पॉइंट शुड बी नोटेड कि ये सभी चीजें क्या है, ये एक कंप्यूटर है कि नहीं है, ये सब क्या है, कंप्यूटर है। ये एक ऐसा संगणक है, ये एक ऐसा उपकरण है जो क्या है, कंप्यूटर की तरह काम करता है कि नहीं है। तो ये कंप्यूटर का क्या है, एक हिस्सा है, एक भाग है। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए, तो थोड़ा सा मान के चलिए कि एक्चुअली क्या है ना कि इस वक्त अभी मैंने कैमरा थोड़ी देर हुआ स्टार्ट किए, तब तक कि इस पर बादल घेर लिया है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। ऑल क्लियर, अरे क्या बात है, मतलब मैं कंप्यूटर अच्छा पढ़ा ले रहा हूँ, वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इबादत सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ तो पढ़ाएंगे नहीं, काहे कि अपने बच्चों का प्यार जो मिल रहा है कि नहीं है। मैं क्या बोला कि सुन लो ध्यान से, एनालॉग देखो, कंप्यूटर की क्लास बहुत लोगों ने किया होगा, बट मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है शायद आपको पसंद है। एनालॉग कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के टाइप्स का पहला टाइप एनालॉग कंप्यूटर। भाई एनालॉग का मतलब ही होता है एक ऐसा उपकरण जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। मतलब कि आप वॉल क्लॉक देख सकते हैं, वॉल क्लॉक में डिजिटल भी आता है, लेकिन डिजिटल को छांट देना, ना ना ना, डिजिटल वाला नहीं। स्पीडोमीटर जो इस तरीके से आप देखो, गाड़ी में बहुत सारे डिजिटल मीटर आ गए, नहीं नहीं नहीं, वो डिजिटल मीटर वो नहीं, ये आपको स्पीडोमीटर जो कांटा इस
हाँ तो आप सुनाई दे रहा है, शायद अब आपको सुनाई दे रहा होगा। तो मैं क्या कह रहा था बाबू, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जितने भी कंप्यूटर के भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, ये एनालॉग कंप्यूटर के एक उदाहरण है। वॉल क्लॉक, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। अब आइए बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। भाई डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित है। भाई बाइनरी सिस्टम पर आधारित है, होते हैं। इनका प्रयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ओ माय गॉड, ये क्या है सर? हमको डिफिनेशन नहीं समझना है सर, साफ साफ बता दीजिए आप कहना क्या चाहते हैं। सर साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं, हमने बता रहे हैं। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो देख रहा है ना, स्मार्ट वॉच जो है ना, स्मार्ट वॉच, तने से फिगर फट गया है बट डोंट वरी, है ना। स्मार्ट वॉच देख रहे हो ना, स्मार्ट वॉच आप देख रहे होंगे, बहुत सारे वॉच ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिस पर, जो अभी इसके थोड़ी देर पहले वाला जो हम दिखाए थे, क्या चीज दिखाए थे? एक ऐसा क्लॉक जिसके सेकंड चल रहे थे, मिनट चल रहे थे और घंटा भी चल रहे थे। तो ये क्या हो गया? एनालॉग हो गया, एनालॉग हो गया। बट अब इसको सुइया को हटा के, मिनटवा को हटा के, घंटवा को हटा के डायरेक्ट इसको डिजिटल बना दिया, यानी भुकभुकिया, है ना। तो देख रहे हो ना, भुकभुकिया जो भी घड़ी आप खरीदते हो वो बाजार से, या जो भी मान के चलो फ्लिपकार्ट या अमेजन से जब आप मंगाते हो, तो कैसे घड़ी, अभी देखो हाई जो मेरा घड़ी है, हाई जो मेरा घड़ी, ये क्या है? एनालॉग है। लेकिन अब हम चाहेंगे तो एक ऐसा घड़ी खरीद कर मंगा सकते हैं जो ये सुई नहीं चलेगी, उसको दबाने के बाद उस पर स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर दिखाई देगा। वो हो गया क्या चीज? डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण। तो ये हो गया स्मार्ट वॉच, लैपटॉप वगैरह हो गए, डेस्कटॉप वगैरह हो गए, ये सब क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। ये बात ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर के जो 4 प्रकार होते हैं उसको समझ लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। ये बात लिखो तो सर, कंप्यूटर डिजिटल जो होते हैं ना, वो सर 4 प्रकार के होते हैं। सर ये बातें समझ में आ गई? हम बोले कि ठीक है, समझ में आ गया। तो वो 4 प्रकार कौन कौन है? तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। भाई माइक्रो से, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा, है ना। डिजिटल कंप्यूटर में एक माइक्रो कंप्यूटर भाग होता है जो पहला है ना। यह बहुत छोटे होते हैं, सिग्नल यूजर के लिए होता है, सॉरी सिग्नल कह रहे हैं, सिंगल यूजर के लिए, माने आप अकेला चलाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के पहला भाग क्या हो गया? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो आप सिंगल चला सकते हो, है ना, सिंगल यूज के लिए होता है, सिंगल यूजर के लिए होता है। घरों, छोटे व्यवसाय, पर्सनल कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लैपटॉप हो गए, यहाँ आप देख सकते हो, है ना, डेस्कटॉप हो गए और टैबलेट कंप्यूटर वगैरह हो गए। ये सारी चीजें क्या है? डिजिटल के पहले प्रकार हैं। उसके बाद से जो दूसरा है वो देख सकते हैं, मिनी कंप्यूटर। दूसरा क्या है बाबू? मिनी कंप्यूटर है। ये बात ये समझ में आ रहा है? तो सुनिएगा, जो मिनी कंप्यूटर है यह माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। यानी कि जो इसके पहले वाला हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में समझे, वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा हो गया मिनी कंप्यूटर। कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक ही होता है। जाहिर सी बात है कि माइक्रो से मिनी का जो काम है वो थोड़ा बड़ा, माने अधिक ही होगा। और तो और बड़े बड़े कंपनियों, सरकारी ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीजें, है ना। उदाहरण IBM का AS400, है ना। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद से मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत जरूरी है। मेन फ्रेम यहाँ देख लीजिएगा, यह मिनी कंप्यूटर से थोड़ा बड़े होते हैं, यानी कि माइक्रो मिनी को छोड़ दो, उससे भी थोड़ा बड़े होते हैं। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से ज्यादा अधिक होते हैं। क्या बात है आपको समझ में आ रही है? ज्यादा अधिक होते हैं बाबू। बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में डेटाबेस रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ देख रहे हो ना, ये बड़ा कंपनी है, उस कंपनी के ये ऑर्गेनाइजर है, शायद ये डाटाबेस को स्टोर करने का काम कर रहा है। ये नहीं, मतलब कंप्यूटर में करवा रहा है ना। हजारों लाखों यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं, माने इसको एक आदमी नहीं, ये सिंगल यूज के लिए नहीं, सभी लोग लाइन बाय लाइन से उसको काम करेंगे। ठीक है। अच्छा मैं तो नहीं फास्ट बोल रहा हूँ ना, मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा। देखो बात दरअसल क्या है ना, कि ज्ञापन एकेडमी की पूरी टीम जानते हो क्या करता है ना, पढ़ाने से पहले इतना प्रैक्टिस कर लेता है ना, इतना प्रैक्टिस। जिस तरीके से 3.5 घंटा का मूवी जो शूट होता है ना, तो उस दौरान मतलब मान के चलिए कि 3.5 घंटा का जो मूवी आप कंप्लीट देखते हैं, एक भी कमी नहीं दिखती है ना। तो होता यह है कि मतलब वो 4-5 साल का मेहनत होता है, जो 3.5 घंटा उसका परिणाम दिखता है, और लोग कितना मजा लेते हैं। तो हम भी क्या है ना, हाँ हम भी क्या करते हैं कि जैसे पढ़ाने से पहले अपना स्पीड, मतलब स्पीड नहीं यार, मतलब मैं इतने कंसेप्ट को इकट्ठा कर लेता हूँ ना, सोचता हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन से बढ़िया से पढ़ा दूँ, समझा दूँ। 2 बजे से अमित सर की क्लासेस चलेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 बजे से डीएलएड का क्लास चलेगा मेरा, और 8 बजे से अमित सर का चलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना।
यहाँ देखिए इसका उदाहरण क्या है, UNIVAC, ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टकलू बैठे हुए हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं भाई, ये तीसरा है सुपर कंप्यूटर, है ना। सॉरी तीसरा नहीं है सर, चौथा है। एक हो गया माइक्रो, एक हो गया मिनी, हाँ मिनी हो गया, और उसके बाद से ये हो गया उसके बाद से मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर कंप्यूटर, ये चौथा है, ये चौथा है ना, चौथा है। अब आपको पता होना चाहिए, हाई देख रहे हो ना, ये देखो ये सुपर कंप्यूटर, वाह कितने लोग मिलकर के इसको चलाएंगे। सुनो, सुपर कंप्यूटर यह आकार में बहुत बड़े होते हैं भाई, बहुत बड़ा होते हैं। सुनो, इनकी कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है और तेज होती है। इसकी कार्य क्षमता इतना फास्ट चलेगा जिसका हाथों हिसाब नहीं सुपर कंप्यूटर का। सुन लो, है इंजीनियरिंग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। और तो और ये सबसे महंगा होता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले CRAY1 आया था, सबसे पहले माने इस दुनिया के अंदर सबसे पहले कौन आया था सुपर कंप्यूटर में, CRAY1 आया था। लेकिन भारत में बात करें तो भारत में पहला जो सुपर कंप्यूटर आया था वो परम 8000 आया था, यानी परम 8000 आया था। देख रहे हो परम, देखो परम 8000 वहां पर दिख रहा होगा, परम 8000। क्लियर सर जी, मेरे गांव और घर में बाढ़ पानी घुस गया है और बहुत घर कट गया है। गंगा जी के किनारे घर है सर जी मेरे गांव। और ओ आरती कुमारी शाह का कहना। तो आरती जब ऐसी बात है तो इधर सिवान जिला के धरती पर आ जाओ, है ना, पूरे फैमिली लेकर के पहुंच जाओ। यहाँ हम लोग रूम वगैरह फ्लैट वगैरह दिलवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर जब उधर सुखाड़ आ जाएगा तो चले जाना, है कि नहीं है। बस और क्या हम लोग सेवा कर सकते हैं बताइए। तो भारत में सुपर कंप्यूटर में सबसे पहला कौन आया था, तो परम 8000। यहां से भी क्वेश्चन उठाता है। अब आइए बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हालांकि डिजिटल कंप्यूटर के बारे में तो समझ लिया, हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे बना भाई। तो हाइब्रिड पता है किस तरीके से बना, ये एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर के हाइब्रिड बन गया, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर को मिलाकर बना दिया। चल भाई दोनों को मिलाकर, क्योंकि क्या है ना कि एनालॉग डाटा बताएगा। यहाँ पर देख सकते हो एनालॉग, जैसे कि आप देखते हो कौन इंसान का आखिरी सांस चलता है तो लगता है कि भाई उसको चेक करते तो उसको क्या है ना कि नजल कैविटी के अंदर वो लगा दिया जाता है और भी बहुत सारे मशीन तशीन लगा करके उसके बाद से देखा जाता है सांसवा चलता है तो इस तरीके से चलता है ना, इस तरीके से चलता है और टिक 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 बोलता है। और जैसे ही सीधा हुआ समझो कि बेचारा चला गया, है ना, स्वर्गवास हो गया। तो ये एनालॉग डेटा के माध्यम से पता चलता है। और डिजिटल डेटा ये होता है कि इधर बगलवा में दिखाता है 4 5 6 माने रेस्पिरेटरी स्पीड दिखाता है, माने रेस्पिरेशन जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, माने श्वसन दर कितनी होनी चाहिए। मान के चलो कि 1 मिनट में कितना बार सांस हमारी होनी चाहिए, जिसको बैलेंस समझा जाता है ना। और धड़कन को भी, धड़कन से भी कंटेक्ट करके रखा जाता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कनी चाहिए तो धड़कन को भी रहता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी यहाँ पर डिजिटल डेटा के द्वारा, डिजिटल एनालॉग के माध्यम डिजिटल मीटर के द्वारा दिखाए जाते हैं। यहाँ पर ये एनालॉग मीटर के द्वारा दिखाए जाते हैं आपकी सांसें जो चल रही है। तो ये क्या है ना कि हाइब्रिड जो कंप्यूटर को मॉडिफाई किया गया, बनाया गया, तो ये किस माध्यम से बनाया गया। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को, है ना, डिजिटल और एनालॉग के सम्मिश्रण से या संयोजन से उत्पन्न हुए हैं, तो आप बता दीजिए कि हाइब्रिड कंप्यूटर। ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए थोड़ा सा टाइप्स ऑफ जनरेशन पढ़ लेते हैं भाई। कंप्यूटर के जो जनरेशन होता है ना वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे आपसे, मतलब ये चीज़ें पढ़ा करके, और ऑब्जेक्टिव इस सेशन में तो नहीं करा पाएंगे बट अगले दिन कराएंगे, है ना। यहाँ देख लीजिएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती है वो समझ लो। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1946 और 1959 के बीच बनाया गया था। यानी कि 1946 से 1959 के बीच फर्स्ट जनरेशन को रखा गया। ये ध्यान से रखिए भाई, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, हम कहते हैं ना कि किस जनरेशन का ये लैपटॉप है या कौन सा जनरेशन का ये डेस्कटॉप है, तो वो चीज़ें हम लोग किस हिसाब से बात करते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना 11 जनरेशन है, 12 जनरेशन है ना। तो वो जनरेशन जो होता है ना, वो जनरेशन, ये जनरेशन, ये सारी चीज़ों को हम लोग को समझना है। क्योंकि क्या है ना कि आपके जो मान के चलिए कंप्यूटर के जो सिलेबस के अनुसार जितना दिया है उतना मैं पढ़ाऊंगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है तो मैं वो भी चीज़ें बता दे रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन कितना साल के बीच में था, तो 1946 से 1959 के बीच में। लेकिन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। देख रहे हो ना, ये कांच का वैक्यूम ट्यूब की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये बातें क्लियर हो गई।
एक कंप्यूटर को बनाने में हजारों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इसलिए ये कंप्यूटर इतने बड़े होते थे, इसको रखने के लिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। देख रहे हो ना, आजकल ऐसा कंप्यूटर हो गया कि उसको पॉकेट के अंदर भी रख सकते हो, बट ये जो कंप्यूटर जब बनाया गया तो इसको भाई, इसको रखने के लिए तो एक समझिए तो रूम और कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ आप देख सकते हो ये फिगर। उसके बाद से बात करें सेकेंड जनरेशन में आ जाओ। सेकेंड जनरेशन में शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सेकेंड जनरेशन में देख रहे हो ना, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर लगभग 1956 से 1963, यानी बोले तो 1956 से 1963 के बीच में रखा गया है ना, 1963 के बीच में। इन कंप्यूटर में वैक्यूम जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगा, यानी जो वैक्यूम था ना, जो वैक्यूम ट्यूब बनाया जाता था कांच का और इसी के अंदर होता था, तो अब ये इस चीज को कैंसिल करके है ना क्या बना दिया गया, ट्रांजिस्टर बना दिया गया। देख रहा हो ना, कुछ तो डेवलप हुआ कि नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने कुछ तो किया, बेहतर किया, और कहीं ना कहीं से उससे थोड़ा सा हल्का बनाने की कोशिश किया। जो एक रूम में कंफर्टेबिलिटी होती थी रखने में, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे। तो जाहिर सी बात है कि जो इसके पहले वाला फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा होता था, एक रूम में रखने में काफी दिक्कत होती थी, मतलब एक रूम में रखने की जरूरत पड़ती थी, है ना। लेकिन अब बात आ रही है कि जब ट्रांजिस्टर वाला आ गया तो ये काफी आसान हो गई, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे होते थे। मैंने बोला भी कि ये ट्रांजिस्टर बनने का कारण था कि उससे थोड़ा छोटा। जाहिर सी बात है कि पहली बार कोई भी दिमाग लगाता है तो नहीं घुमा फिरा के लगाता है, फिर उस काम में काफी माहिर हो जाता है तो वो काम बहुत ही शॉर्टली कर पाता है। अब जो थर्ड जनरेशन आया है ना, मैं फिफ्थ जनरेशन तक पढ़ाऊंगा, हालांकि उसके आगे की जनरेशन आप खुद ही निकाल लोगे, है ना। अब देखो जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए वो 1964 से 1971 के बीच में रखे गए। 1964 से लेकर के 1971 के बीच के थर्ड पीढ़ी को रखा गया। इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को रखा जाएगा, क्या इस्तेमाल किया गया, यानी कि अब ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया और देख रहे हैं ना इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आप कहोगे सर ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा सर्किट जो एक दूसरे से लगा हुआ होता है। मतलब कि एक ऐसा, देखो मान के चलो इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर नहीं है ना, ट्रांजिस्टर जो होता था उसके काम जो होते थे है ना, तो कहीं ना कहीं से इस आईसी से बड़े होते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर से थोड़ा सा चीप हो गया, यानी सस्ता हो गया और छोटा भी हो गया। अब यहाँ पर क्या ना कि इसी में मान के चलो कि जितने भी जुगाड़ लगाने हैं वो जुगाड़ लग जाएंगे। मतलब कुल मिला जुला करके इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब समझ लो कि ये एक जो मान के चले कि एक गैजेट यानी एक उपकरण इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मशीन को, एक तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दूसरा जो यहाँ पर आईसी मन लगा रहता था, मान के चले कि कोई भी अगर कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाली कोई तकनीक या कोई उपकरण यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो मतलब ये क्या होता था कि कई ये उपकरण को है ना कई जगहों पर जो अलग अलग रखा जाता था वो एक आईसी के रूप में बनाया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनी, यानी सारे सर्किट को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया, है ना। इसलिए इसका नाम आईसी पड़ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बातें आपको शायद समझ में आ रही होगी, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांजिस्टर को हटाया गया और आईसी लाया गया, है ना। और तभी तो जा करके हमारे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, है ना कहीं से ये थर्ड जनरेशन वाली कंप्यूटर काफी चीप हो गई, मैंने सस्ता भी हो गई पहले की अपेक्षा, और कहीं ना कहीं से ये हल्का भी हो गया। अच्छा, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे, सस्ते और अधिक तेज थे। देख रहे हो ना, सस्ते भी हो गए और कंप्यूटर छोटे भी हो गए और काफी तेज भी बन गए, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर के मेमोरी की क्षमता भी अधिक हो गई थी। तो मान के चलो कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो प्रयोग हुआ इससे थर्ड जनरेशन में हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में है ना आईसी का प्रयोग किया गया, आईसी का प्रयोग कब किया गया, तो आप क्या बताओगे, फर्स्ट जनरेशन की थर्ड जनरेशन, बताइए। फर्स्ट जनरेशन की थर्ड, हालांकि लास्ट में मैं सवाल पूछूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे कि सर 1964 से 1971 के बीच यानी थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं। देखो मैं सच बता रहा हूँ यार, जब ये जीविका की जो बहाली आया है ना, इसमें कंप्यूटर से सवाल जिस तरीके से पूछे जाते हैं ना, वो सारे कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ, भले आपको नहीं लग रहा हो बट कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर देखिएगा फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ भाई, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ तो सुनो, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1970 से 1885 के बीच रखा गया। 1970 से 1985 के बीच में चौथी पीढ़ी को रखा गया, है ना। आप देख रहे हो ना, जो आईसी था
तो वो क्या था, ऊपर नीचे दिखता हुआ दिखाई देता था, मतलब उसके जो सर्किट थे, है ना, जो सर्किट थे उस, मान के चलिए कि एक सर्किट दूसरे सर्किट से इंटीग्रेटेड था, माने जुड़ा हुआ लगा हुआ था, और सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे, तो उसको आईसी बनाया गया, माने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया। अब उस मान के चलो कि जो बड़ा लंबा छोटा ये सब कुछ जगह लेते थे, उसको और भी चिप किया गया, और भी सस्ता किया गया, और भी वो तेज हो गया, उसको और भी मॉडिफाई किया गया, यानी कि उसको चिपका करके, देख रहे हैं ना, एआई जनरेटेड की तरह दिख रहा है ना, एआई जनरेटेड है ना, कहीं ना कहीं से ये बिल्कुल चिपक गया, है ना। जो मान के चले आईसी बड़ा दिखता था, है ना, वो अब चिपक करके चपटा में बना दिया गया, है ना। तो ये कब का काम है, तो 4th जनरेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड, सुनिए, इन कंप्यूटर में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा, यानी कि एकदम देख रहे हो ना, इंटीग्रेटेड सर्किट को हटा दिया गया और माइक्रो प्रोसेसर यानी कि इसी को चिपका करके और माइक्रो प्रोसेसर बना दिया गया ना, छोटा छोटा, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर और भी छोटे हो गए। अच्छा, इस कंप्यूटर की साइज छोटी होने के बावजूद भी इस कंप्यूटर की स्पीड और क्षमता दोनों ही बढ़ गई थी। यह हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी और C++ को भी सपोर्ट करते थे, है ना। तो ये देख सकते हो, है ना, आईसी को हटा करके माइक्रो प्रोसेसर लगा गया है, देख रहा ना, ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को थोड़ा सा और तेजी से प्रोसेस करेगा, उसी को प्रोसेसर कहते हैं, है ना। अब बात आगे बढ़ती है 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन की बात करो तो देख रहा ना, 5th जनरेशन में तो कुछ तो हम लोग हासिल किए। यहाँ देखो, वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये 5वीं पीढ़ी के ही है ना। अभी भी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के ही है, यानी कि 1985 के बाद जो कंप्यूटर बन करके आए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं से ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये 5वीं पीढ़ी के ही है जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा आधुनिक हो गया, है ना, ये देख रहे हो। उसके बाद से इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया जाता है, यानी एआई इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, .NET को सपोर्ट करते हैं, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि बैग में रख कर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। ये कब आसान हुआ, कहीं ना कहीं से जब ये 5th जनरेशन आया, तो जो आज हम लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं ये 5th जनरेशन का ही है ना। तो कुल मिला जुला करके मैंने आप सभी के बीच ये जो पढ़ाया कैसा लगा। अब बताइए कि 1st जनरेशन में, है ना, बताइए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए आप लोग, है ना। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से पूछ रहा हूँ, है ना। अब बताइए, कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं, है ना, कंप्यूटर के कितने टाइप्स जल्दी बताइए। पहला, दूसरा बताइए कि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण बताइए, उदाहरण। उसके बाद से बताइए डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण, ये बताइए, है ना। उसके बाद से चौथा बताइए, है ना, अब आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन के समय कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के समय कंप्यूटर बनाने हेतु क्या प्रयोग किया जाता था, रुक जाइए, किस उपकरण का प्रयोग किया गया, किस उपकरण का प्रयोग किया गया। तो आप कहेंगे सर कि मैं सबका आंसर दे सकता हूँ। 5वां सेकंड का बताना है, सेकंड जनरेशन का बताना है। उसके बाद से छठा थर्ड जनरेशन का बनाना है, थर्ड जनरेशन का बताना है। उसके बाद से 7वां 4th का बताना है। उसके बाद से 8वां 5th का बताना है, 5th जनरेशन का बताना है। अब ये 8 सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। हम यहाँ पर लाइव नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना होगा। जो लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, सुनिए, मैं जो सवाल लिखा हूँ ना, इस सवाल का जवाब, पूरे 8 सवाल का जवाब
आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज जो लोग दे देंगे उन सभी का अगले दिन मैं नाम लेकर के आऊंगा कि इन लोगों ने ये नाम दिया, बहुत अच्छा आंसर किया। सुन लीजिए ध्यान से, मैंने आज के इस सेशन में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया, यानी कंप्यूटर के जनरेशन यानी पीढ़ियों के बारे में समझाया। तो कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं ये बताना है, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण क्या है और डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण क्या है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो गए। चौथा नंबर प्रश्न है कि फर्स्ट जनरेशन के समय कंप्यूटर बनाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया, तो भाई वैक्यूम ट्यूब का। अच्छा, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, फोर्थ में और फिफ्थ में। ये 8 का आंसर आपको इस वीडियो के जैसे ही एंड होंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूरे 8 का आंसर लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो अगले दिन जब मैं लेकर के आऊंगा नया कुछ टॉपिक, तो पहले मैं आपके कमेंट को यहाँ पर पढ़कर डायरेक्ट लाइव सुनाऊंगा कि कितने लोगों ने आंसर किया। उसके बाद से मैं क्या करूंगा, इस सुनिएगा, इस पूरे जो आज कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और मान के चलिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये पूरे इसके बेस पर जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है ये ऑब्जेक्टिव कल लेकर के आऊंगा। यानी कल का सेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाली सेशन चलेगा, कंटेंट वाली नहीं, ऑब्जेक्टिव वाली सेशन चलेगा। लेकिन मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और कल जो है ना ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा कंप्यूटर में, है ना, इसी का जो भी मैं पढ़ाया हूँ। हो सकता है कि इसके पहले वाले वीडियो में से भी मैं ऑब्जेक्टिव ले लूंगा, इसके पहले वाले में से भी कुछ ऑब्जेक्टिव ले लूंगा, और कुछ आज के इस वीडियो से, 2 वीडियो से पूरा भरपूर ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, घुमा फिरा करके आंसर पूछेंगे। जो आयोग की तरफ से जो जीविका भर्ती के लिए पिछले एग्जामों में पूछा गया है उस लेवल का बना करके हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अभी क्या होगा कि जैसे ही वीडियो एंड होगा आपको कमेंट सेक्शन में ये सारे का आंसर देना होगा। चलिए, तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या अपलोडेड वीडियो के साथ। लेकिन ध्यान रहे कि इस टोटल 2747 सीट में आपको एक सीट हासिल करना है, यही मौका है, यही बहुत अच्छा मौका है। अगर रियली में अगर आपको अपने कैरियर से अपनी मोहब्बत है, अपने कैरियर से मोहब्बत है, अपने माता पिता के मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हैं, तो आप पढ़ाई में थोड़ा भी कोताही नहीं करना है, पढ़ाई में थोड़ी सी भी लीपापोती नहीं करना है, बस रेगुलर लाइव के साथ जुड़ना है। और इस वक्त ज्ञापन एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर 2 बजे से अमित सर का लाइव होने जा रहा है, जिसमें आप सभी विद्यार्थी जरूर आएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग अपलोडेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाबू जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।